जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, आज हम अपनी नीट सीरीज के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलोंग विद द कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन पे कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है एंड इन सराउंडिंग क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, वी विल ट्राई विद द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन नंबर 21 इज light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. There is a photosensitive material. कोई एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल है और उस फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे एक लाइट फॉल कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू थ्रेशोल्ड। So what is threshold frequency? We will talk of photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is doubled? पूछ रहा है कि जब ये न्यू फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही थी विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर दें, हाफ कर दें, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल्ड, तो क्या व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो इफ देयर इज ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, बेसिकली मेटल, if there is a photo if there is a photosensitive material that is metal, basically photosensitive का मतलब क्या है? if the photon will fall on this, if the photon will fall on this, अगर इस पे कोई फोटोन, कोई लाइट क्या करेगा, फॉल करेगा, so because it photosensitive material which is metal contains electron, तो वो जो फोटोन फॉल करेगा, जो लाइट फॉल करेगी इस मेटल पे, वो क्या करेगी, दैट विल ट्राई टू इजेक्ट सम इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल सी वेरी बेसिक इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी मेटल की बात करें और इफ विल टॉक ऑफ एनी एटम, तो इफ विल टॉक ऑफ एन एटम कंटेन्स न्यूक्लियस and surrounded by, and this nucleus is surrounded by circular orbits. ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होगी, सर्कुलर ऑर्बिट्स होगा, in which the electron will revolve in the outermost orbit. In the orbit electron will revolve, and this electron, ये electron will be bounded by, electron will be बाउंडेड बाय न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन किससे बाउंडेड होगा? इस इलेक्ट्रॉन को किसने बाउंड करके रखा है? इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने, बिकॉज ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस में भी क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, सो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, because nucleus contains proton. So we say that each electron will be bounded by the nucleus. हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, बाउंडेड है। if each electron is bounded with the nucleus, so we can say as this distance will increase, जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी फोर्स क्या होगा, वीक होगा। as this r value will increase, force will decrease, and if force will decrease, so you can say, so we can say it is easier, so किस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है, किस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालना सबसे आसान है? so we can say it is easier to eject electron from outermost cell, आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है। फाइन,
क्योंकि आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी एनर्जी अगर हम दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस पेरेंट एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा, राइट। सो सबसे इजी किसको निकालना है, और इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो इट इज इजीएस्ट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना आसान है। So what will be the case in photoelectric effect, that whenever the photon will hit the outermost cell, whenever the photon will hit the outermost atom, जब photon इस photosensitive cell को क्या करेगा, hit करेगा, light will hit this photosensitive cell. So if the energy, so if we'll write, if energy of photon, अगर ये एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन की एनर्जी है, और लाइट, और यू कैन से लाइट, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी मोर देन दैट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अगर जो हम फोटोन की एनर्जी दे रहे हैं वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, देन द इलेक्ट्रॉन विल एजेक्ट आउट। और अगर ये एनर्जी, इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी लेस देन दैट ऑफ, इफ दिस कंडीशन विल बी फॉलोड, वी विल से देयर विल बी ejection of electron, there will be ejection of electron. तो if we'll give certain sort of energy, अगर हम फोटोन की कोई भी एनर्जी दे रहे हैं तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, जिससे ये फोटोसेंसिटिव, जिससे ये एनर्जी का फोटोन, लाइट रे, फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, बाहर निकाल सके। नाउ द रिलेशन बिटवीन देम इज गिवन बाय, सो अगर हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू तो होनी चाहिए, अगर if we'll say if, तो मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो करंट। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तभी फोटो करंट फ्लो करेगा, तभी करंट फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो तभी होगा। एंड इफ energy of photon is less than that of potential energy of electron in valence cell, अगर फोटोन की एनर्जी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी से कम है, then the photon will not come out, no electron ejection. So the energy of the photon, so we will say, so the energy of photon, so we will write that there is a minimum energy, एक फोटोन की मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो फॉर फोटो करंट, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, there is a requirement of मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, एक मिनिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, बाहर आ सके। अब हमें एक मिनिमम एनर्जी अगर देनी पड़ेगी, सो वी नो वन थिंग, वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन और लाइट रे इज गिवन बाय h nu, दिस इज द E minimum and this should be equal to the वर्क फंक्शन। जो मिनिमम एनर्जी हमें देनी है इलेक्ट्रॉन को, वो किसके बराबर होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। तो देयर इज ए मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी। तो देयर इज ए
मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, जो किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि हमें इलेक्ट्रॉन को केवल बाहर निकाल दे। तो द फ्रीक्वेंसी विच इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? राइट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू थ्रेशोल्ड is minimum frequency of light which is required to just eject the electron। केवल हमें इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करना है, तो जस्ट इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दिस विल बी करेस्पॉन्डिंग टू द, सो अगर हमें ये पता है, सो वी कैन राइट दैट H into new threshold, so H into new threshold which is the energy of light, so we can say the energy of the light which is equal to H into new threshold should be equal to the work function। तो अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन दिया, बराबर एनर्जी का फोटोन दिया, तभी क्या होगा? देयर विल बी एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ वी विल गिव द एनर्जी, if the energy, you can write, if the energy of photon, energy of the light will be more than that of potential energy, या you can say अगर हमें जस्ट इजेक्ट कराना इलेक्ट्रॉन को, सो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए किसके बराबर? वर्क फंक्शन के बराबर। नाउ अगर हम इस एनर्जी को वर्क फंक्शन से कम कर देंगे, सो देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोई भी इजेक्शन नहीं होगा। There will be no ejection of electron. There will be no ejection of electron if the photon energy is less than that of work function. Now question says कि हमने पहले कितना फ्रीक्वेंसी दी? 1.5 times of threshold frequency. Now the new frequency is 1/2 times of previous frequency, which is 1.5 divided by 2 times of new threshold। और अगर हम नई फ्रीक्वेंसी दैट इज 0.75 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो नया हम फ्रीक्वेंसी का फोटोन दे रहे हैं दैट इज 0.75 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड वी नो इफ द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। अगर हम उससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन देंगे, इफ विल गिव द फोटोन लेस देन दैट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोई इजेक्शन ही नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का कोई इजेक्शन नहीं होगा, सो द फोटो करंट विल बी जीरो। तो इफ दिस इज ट्रू, देन देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का कोई इजेक्शन नहीं होगा, सो विल राइट द करंट विल बी इक्वल टू, करंट कितना होगा इससे करस्पॉन्डिंग? जीरो करंट होगा। नाउ व्हाट इज यू मीन बाय इंटेंसिटी? इसमें एक इंटेंसिटी का भी टर्म दिया है। तो बेसिकली एक फोटोन क्या करेगा? वन फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल for ejection of only one electron। और अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन तो बढ़ेंगे। इफ इंटेंसिटी is increased, which implies number of photon will increase।
नंबर ऑफ फोटोन तो बढ़ेंगे, बट वन फोटोन इज नॉट कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो वेदर कितना भी हम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा लें, हम कितने भी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दें, एक फोटोन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, एक फोटोन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके। अगर इलेक्ट्रॉन को फोटोन इजेक्ट नहीं करा सकता है तो फोटो करंट कितना होगा, जीरो। वेदर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी। तो जो आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो वेदर देयर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट, so in short you can say that ejection of electron depends on frequency। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, दिस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। while number of electron which will eject, you can say if it is given, if the electrons are ejecting, अगर ये गिवन है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल eject will be proportional to intensity। अगर ये गिवन है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर ही रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। So these two things you can always remember that whether the electron will eject, ये इलेक्ट्रॉन किसी फोटो सेंसिटिव सेल से इजेक्ट होंगे या नहीं होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। दैट इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, देन देयर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ओनली देयर विल बी ejection of electron, and if vice versa greater than or equal to, you can say, and if the frequency is less than that of threshold, there will be no ejection, इलेक्ट्रॉन का कोई भी एजेक्शन। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन होना शुरू हो गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है फोटोन की, तब कितने फोटोन एमिट होंगे, नंबर ऑफ फोटोन दैट विल एमिट दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने ज्यादा फोटोन फॉल करेंगे सरफेस पे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे। And this relation was given by Einstein, for which he got Nobel Prize. Moving to our next question. Next question says, when an isotope of uranium, which is uranium-235-92, is given, uranium-235-92 is bombarded with a neutron. इस पे क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन की हम बम्बार्डिंग कर रहे हैं। It says it generates a krypton having atomic number 36 and mass number 89. Along with that, it produces 3 neutron. 3 neutron is given, and और बोल रहा है इसके अलावा क्या प्रोड्यूस करेगा। तो इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई एक्स मटेरियल प्रोड्यूस करेगा जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर है। So we will know in reaction the atomic mass of reactant should be equal to atomic mass of product. So in reaction we can write A atomic mass of reactant will be same as atomic mass of product. जो reactant का atomic mass होगा वही product का atomic mass होगा, and same is true for, this is mass number and same atomic mass number, this is mass number and same is valid for atomic number. So we'll write 235 plus 1 will be equal to
89 प्लस 3 न्यूट्रॉन है तो प्लस 3 प्लस a. So if we'll solve this, this comes out to be, A comes out to be, this is 236, 235 plus 1, 236 minus 92. This comes out to be 144. Similarly, if you will take atomic number, this comes out to be 92 is equal to 36 plus Z. So from here, Z comes out to be 50. So it will have a product of atomic number 56 and mass number 144. So this is barium. Only you need to आपको कंजर्व करना है atomic mass, atomic number and mass number. That's it. Moving to our next question. The energy required to break one bond in DNA is this much. आपको एनर्जी गिवन है कि जूल में एनर्जी गिवन है. एनर्जी इज गिवन 1×10⁻⁻20 जूल. आपसे बोला गया है फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. वी विल राइट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा? 1.6 into 10⁻⁻19 is coulomb into volt, and coulomb into volt is known as joule. Means 1 electron volt is 1.6 into 10⁻⁻19 joule. मतलब हम लिख सकते हैं 1 joule is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपको 10⁻⁻20 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. Just multiply it 1.6 into 10⁻⁻90 into 10⁻⁻20. So this comes out to be 19 ऊपर चला जाएगा. So this comes out to be 1/1.6 into 10⁻⁻1. So we'll write this as, एक डेसिमल को हटाएंगे, this comes out to be 10/16. That is, this can be written as, this will write at 10/16 और एक डेसिमल को और हटाएंगे. सो दिस इज रिटन एज 1 इसको और एक जीरो ऐड कर दीजिए यहाँ पे 10⁻⁻2 हो जाएगा. तो 100/16. सो दिस कम्स आउट टू बी 6. 16 6 96 with 440 and this comes out to be 2 into 10⁻⁻2. 10⁻⁻2 का मतलब क्या है? 0.06 and 0.06 will be. Only this is a calculation based question, nothing else. आपको पता होना चाहिए 1 electron volt is this much of, so 1 joule will be this much of electron volt. Only just divide by 1.6 into -19, that will give you the result. Moving to the next question. This question is very easy. Polar two bodies, one is mass 4 kg and 6 kg are tied with the string. The string passes over a pulley. स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर से पास होती है. आपको बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम. दिस इज ए फिक्स्ड पुली. ये एक फिक्स्ड पुली है. पुली में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. इट इज ए फ्रिक्शनलेस पुली. आपको इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है इन 4 kg और 6 kg मास का सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ विल कंसीडर, अगर हम इस पूरे मास को कंसीडर करें, let two blocks are given. इसका मास गिवन है 4 kg है. इसका मास गिवन है 6 kg. So if a thread and mass system is given, then on this mass the tension, since the thread is same, you can write since thread is uniform, क्योंकि थ्रेड यूनिफॉर्म है तो टेंशन इन थ्रेड
will be same. अगर थ्रेड यूनिफॉर्म है, एक ही थ्रेड है, तो थ्रेड में टेंशन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. So we'll discuss, if thread is uniform, the tension in the thread will be same, and we'll discuss it later on completely. This is a mass given, fully given, consists of two masses, let m1 and let this is m2. We will take it general value m1 m2. So if this thread is same, so write, if thread is uniform, that always implies tension will be same. Tension in thread. अगर थ्रेड यूनिफॉर्म है, सेम थ्रेड है, तो थ्रेड में टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब अगर थ्रेड में टेंशन सेम है, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू, एंड सेकेंड इज टेंशन ऑन द ब्लॉक will always be away from the block in the direction of thread. ये अगर थ्रेड पे टेंशन जो एक्ट करेगा, अगर हम बात करें इफ विल मेक फ्री बॉडी डायग्राम, और बात करें कि टेंशन लगेगा, बिकॉज इफ देयर विल बी टेंशन इन द थ्रेड, अगर थ्रेड में टेंशन होगा, तो थ्रेड विल बी टॉट, और अगर थ्रेड टॉट होगा मतलब इन ब्लॉक ने थ्रेड पे फोर्स लगाया है, इसका मतलब इन ब्लॉक पे भी फोर्स लगेगा, और जो ब्लॉक पे लगेगा फोर्स, टेंशन, वो दैट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक because of this thread which is a tension force, the force on this block because of this thread will always be away from the block. अब away from the block ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. तो बिकॉज अगर हम इस थ्रेड वन के कारण, थ्रेड के कारण बात कर रहे हैं, क्योंकि इस थ्रेड का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, तो इस जो टेंशन का डायरेक्शन ब्लॉक 2 पे भी होगा, वो भी क्या होगा? अपवर्ड होगा. So the tension on this block will always be away from the block in the direction of thread. Similarly, on this thread mass 1, इस मास पे भी अगर हम दूसरे मास की बात करें, on the other mass, ये मास भी थ्रेड 1 से कनेक्टेड है, this mass is also connected with the thread 1. तो इस मास पे भी जो टेंशन लगेगा वो क्या लगेगा? अवे फ्रॉम द ब्लॉक से अवे, इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रेड. One thing is also we can say, because they are connected with the same string, so magnitude of acceleration of both block will be, दोनों ब्लॉक के जो एक्सेलरेशन है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा. दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विल बी सेम. व्हाई? बिकॉज कनेक्टेड विद द थ्रेड, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद थ्रेड. Cos constraint equation. Now if we'll say, so if m1 is more than that of m2, अगर m1 का वेट ज्यादा है, m1 का मास ज्यादा है, m2 का मास कम है, if m1 is more than that of m2, इसका मतलब क्या है? This block will move downward with acceleration a. This block will move with acceleration a. And if this block will move downward, this block will move upward with acceleration a. And what is the other force? The other force will act, the weight of both the block, which is m1g,
एंड हियर M2G। दोनों ब्लॉक्स के वेट अपने अपने एक्ट करेंगे। नाउ इफ यू विल कंसीडर, if you consider the both block, दोनों ब्लॉक को अगर आप एक सिंगल ब्लॉक की तरह मान लें, इफ यू कंसीडर बोथ ब्लॉक एज ए सिंगल ब्लॉक, ये बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ये ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ये ब्लॉक क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ये इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है। मतलब ये दोनों टेंशन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इफ विल कंसीडर if we consider both block as single mass, दोनों ब्लॉक को सिंगल मास मान लें, तो नेट मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ बोथ द ब्लॉक। अगर दोनों ब्लॉक को इफ विल कंसीडर बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक को अगर हम सिंगल मास मान लें, अगर हम दोनों ब्लॉक को सिंगल मास मान लें तो टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, एंड टेंशन क्या हो जाएगा इंटरनल फोर्स। और हमें पता है जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 0। नाउ वी कैन राइट बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, we can write that acceleration of the system will be equal to the net force on the system upon net mass on the system. What is the net mass? m1 plus m2. And what is the net force? अब देखिए नेट फोर्स क्या है, हमें पता है जो m1 का वेट है, अब दो ही नेट फोर्स है m1g और m2g। अब m1 का जो वेट है वो m1 के मोशन को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, m1 के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। m1 का वेट m1g मास 1 के मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और अगर ये मास m1 के मोशन को सपोर्ट कर रहा है सो विल राइट प्लस m1g प्लस ऑफ जो m2 का वेट है, क्योंकि m2 ऊपर जा रहा है और m2 का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये मास m2 के मोशन को क्या कर रहा है, oppose कर रहा है, so we'll write this as minus m2g. So what is the net force? m1g minus m2g, and what is the net mass? m1 plus m2. So that comes out to be your acceleration. So acceleration of the system comes out to be m1 minus m2g upon m1 plus. अब ये देखिए टू मास सिस्टम के लिए आप तो आराम से इसकी इक्वेशन बनाते एंड यू कैन फाइंड, बट ऐसे बहुत सारे मास अगर लगे हों तो दिस फॉर्मूला इज वेरी एप्लीकेबल, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो दैट हाउ दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल व्हेन मोर देन 2 or 3 थ्रेड्स आर यूज्ड। तो सिमिलरली यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डू कि हमें पता है 6 kg का ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज 6 into g न्यूटन, और 4 kg का वेट भी डाउनवर्ड लगेगा 4 into g न्यूटन। So we can write that net acceleration will be equal to, this will be equal to 6g minus 6g का वेट इसके मोशन को सपोर्ट करेगा minus 4 into g upon what is the total mass 6 plus 4, that is this comes out to be 2 upon 10 into g, so this comes out to be g by. So acceleration of the system directly can be written as g by. This can be done, आप इनके इन दोनों के सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट दिस फॉर्मूला, दिस मेथड which we have discussed considering both mass as a single system, this is very precisely helpful when there is more than 2 or 3 threads. आपको वहां पे 4-5 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, यूजिंग सिंगल इक्वेशन यू कैन डू द, आपको 4 इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, 3 इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, यूजिंग द सिंगल मास कॉन्सेप्ट यू कैन डू द क्वेश्चन।
So moving to our next question, so its answer will be G by Y. Moving to our next question, a wire of length L and cross sectional area A. एक वायर है, there is a wire. वायर को बोल रहा है कि वायर का लेंथ कितना है, L है, and this wire is precisely vertical wire. There is a wire of length L and cross sectional area A. इसका एरिया कितना है, A is hanging from a fixed support. ये किसी फिक्स सपोर्ट से क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है. अगर फिक्स सपोर्ट से ये हैंग करेगा तो आगे पढ़ लेते हैं. बोला द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1. अब ये जो लेंथ है वायर का L से बढ़ के कितना हो गया, L1 हो गया, सब कुछ बढ़ गया. When m mass is suspended from its free end. कब हुआ ये, जब इसके फ्री एंड से हमने एक m kg का मास क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया. तो आपको बताना है व्हाट इज द m. तो मैं पता है अगर हमने m मास सस्पेंड कर दिया है मतलब हमने एक फोर्स सस्पेंड कर दिया है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक. और अगर हमने फोर्स को सस्पेंड कर दिया है सो वी कैन राइट स्ट्रेस, because see we can write what is Young's modulus. Young's modulus is linear stress, basically linear stress upon linear strain. सबसे पहले दिमाग में आपको क्या आएगा, Young's modulus का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, linear stress upon linear strain. अब what is stress? Linear stress is known as stress. Stress is defined as force upon area which is perpendicular to the force, or you can say thrust upon area. And what is the force? अगर हमने m मास का मास सस्पेंड किया है, m मास का ब्लॉक सस्पेंड किया है तो फोर्स वो कितना लगाएगा, mg, और एरिया कितना गिवन है, a. तो हमें स्ट्रेस तो मिल गया. Now what is strain? Linear strain. Linear strain is defined as change in length upon initial length. तो आपसे बोल रहा है फाइनल लेंथ L1 हो गई, इनिशियल लेंथ L थी, so what is the change in length, L1 minus L upon what is initial length, L. Now you know linear stress, now you know linear strain, so stress can directly be written as mg upon A divided by L1 minus L upon L. So L will be moved up. So this comes out to be mgl upon A L1 minus. This can be written as mgl upon A L1 minus. तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको जैसे ही एक क्वेश्चन पता है, आपको पता है यंग्स मॉडुलस इज लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन. स्ट्रेस निकालने के लिए फोर्स चाहिए क्योंकि एरिया गिवन है. फोर्स क्या होगा, वेट सस्पेंड किया उसका वेट, मास सस्पेंड किया तो उसका वेट, mg अपॉन A. लीनियर स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ. फाइनल लेंथ पता है, इनिशियल लेंथ पता है, तो चेंज इन लेंथ विल बी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ. इफ वी नो लीनियर स्ट्रेस, अगर हमें लीनियर स्ट्रेस पता है, लीनियर स्ट्रेन पता है, तो यंग्स मॉडुलस कैन बी. तो दिस वे इफ वी नो, अगर हमें ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है, सो वन थिंग वी नो हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चन. यंग्स मॉडुलस का हमें फॉर्मूला पता होता है, यंग्स मॉडुलस से हमें पता है लीनियर स्ट्रेस निकालना है, लीनियर स्ट्रेस में हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू वेट, एरिया गिवन है, लीनियर स्ट्रेन विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल. So by this way the question can be. So this previous question which we have discussed, this is mass pulley mass problem. इस mass pulley problem में if you will consider mass as a single system, then the question will be helpful when more than 2 or 3 threads are used. जब एक से ज्यादा thread use करेंगे then you will see how easy it will be to calculate the acceleration. So that is all for today. In next video we will talk next 5 questions along with the concept. So that's all for today. Jai Hind.